नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में पश्चिमी तट पर किस चक्रवात ने दस्तक दी थी? साइक्लोन निसर्ग था, जो महाराष्ट्र में आपको रायगढ़ जिले में मुख्यतः प्रभावित किया था। किस राज्य ने डॉक्टर्स डे पर 1000 से अधिक एम्बुलेंस जारी की है? तो ये आंध्र प्रदेश है आपका, जिसने डॉक्टर्स डे था परसों, तो उसी दिन 1000 से ज़्यादा एम्बुलेंस जारी की है। वीवो किस देश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? ये चाइना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें मोदी जी का अकाउंट था, उसको अभी इन्होंने डिलीट कर दिया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जो अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वर्तमान में हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जो अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। ये थी कल की न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्न पर डिस्कशन। अब हम चलेंगे अपने आज की न्यूज़पेपर में। सबसे पहली न्यूज़ है इसमें, 3 पुलिसमैन हेल्ड इन तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ केस। तो तमिलनाडु में हमने बात की थी पहले भी कि जो है एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो टाइमिंग थी उससे ज़्यादा अपने दुकान खोली हुई थी, जिसके बाद उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उनके बेटे को भी पकड़ लिया था और कस्टडी में ही जो टॉर्चर किया था उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी जो उसमें पुलिसमैन इन्वॉल्व थे उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया है सीबीआई की टीम द्वारा। अगली न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स 33 न्यू फाइटर जेट्स इन डील वर्थ 38,900 करोड़। तो 38,900 करोड़ की डील में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने जो है 33 नए फाइटर जेट्स को अप्रूव किया है, जिससे भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है, तो हमारी सेनाओं को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए अभी रसिया से एक डील साइन की गई, रसिया से जो है अप्रूव किया गया है कि मतलब 33 नए विमान खरीदे जाएंगे। तो जो रक्षा खरीद परिषद होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको चेयर किया जाता है, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे रक्षा मंत्री, इसके चेयरमैन होते हैं, यानी जो वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। तो अभी इन्होंने 21 मिग-29 फाइटर जेट्स को खरीदने का प्रपोजल किया है और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदने को प्रपोजल किया है रशिया से, यानी कि 33 नए विमान जो है आएंगे। और कुछ घरेलू खरीद की भी बात की, जैसे जो पिनाक मिसाइल है उसका जो आर्मामेंट्स है उसको खरीदना है, अस्त्र मिसाइल है, ये सारी चीज़ें, ये सब तो फिलहाल हम भारत से ही खरीदेंगे। तो अभी 38,900 करोड़ की डील्स जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा खरीद परिषद ने और अप्रूव किया है, मंजूरी दी है, ताकि हमारी सेनाओं की मजबूती हो सके, खास करके एयरफोर्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा इससे। अगली न्यूज़ देखेंगे हम, नो रेपेट्रिएशन इफ केसेज आर पेंडिंग से सुप्रीम कोर्ट। जो तबलीगी जमात केस चल रहा था, जिसमें कहा गया कि भाई जो 35 देशों से लगभग 2,500 से अधिक नेशंस को भारत ने रखा हुआ है, अभी उनको जाने नहीं दे रहे हैं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई भी केस चल रहा है तो उनको हम कैसे अपने देश से जाने दे सकते हैं? भाई बाद में वो दोषी पाए जाते हैं तो अपने देश में चले जाएंगे, फिर तो मेरा अधिकार ही नहीं रह जाएगा ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी उनको नहीं अलाउ किया सकता है। प्राइवेट ट्रेन विल बेनिफिट ट्रेवलर्स, रेलवे बोर्ड चीफ। तो जैसे कि एक जो है कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 2023 तक जो है 109 रूट्स पर 151 मॉडर्न ट्रेन को अलाउ किया जाएगा, प्राइवेट जो कंपनियों द्वारा, प्राइवेट लोगों द्वारा जो है एप्लीकेशन मांगा गया है कि भाई जो भी प्राइवेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, जो भी कंपनियां, वो 109 रूट्स पे 151 मॉडर्न ट्रेन के लिए उनको जो है मतलब अपना रिक्वेस्ट दें, अपना रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, RFQ बोलते हैं इससे, जो है मतलब प्रपोजल, इस प्रपोजल को। तो इससे बता रहे हैं क्या फ़ायदा होगा कि ट्रैवलर्स को ही अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि आधुनिक तकनीकी आएगी रेलवे में, और जो दो जगहों के बीच में ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी कमी होगी, और जो डिमांड सप्लाई डेफिसिट है उसको पूरा करेंगे, यानी कि जो है बेटर क्वालिटी सर्विस। जैसे देखिए तेजस जो है आपकी सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन है रेलवे में, जो दिल्ली से लखनऊ तक चलती है। तो इसमें देखना है कि जो सर्विस डिलीवरी काफ़ी बेहतर है, तो जो प्राइवेटाइजेशन करने से ये चीज़ें फ़ायदा होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, दो जगहों के बीच में ट्रांजिट टाइम कम होगा, और डिमांड सप्लाई मिसमैच जो था वो भी काफ़ी होगा, ये चीज़ बताया गया है। और ये भी बताया है कि जो कंपटीशन रहेगा तो फेयर्स जो किराए हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि जब कई कंपटीटर्स रहेंगे तो कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी सर्विस देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने देखा रेलवे में निजीकरण के संबंध में न्यूज़। अगली न्यूज, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिप्स टू $48.6 बिलियन। तो भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा किस देश से होता है? चीन से होता है। तो चीन को जो है लगभग, देखिए पिछले वर्ष के आंकड़े देखें हम तो $65 बिलियन हमने चीन से आयात किया था, जबकि $16 बिलियन निर्यात किया था। तो इससे क्या होता है, जो चीन आपका सबसे बड़ा जो है, चीन से सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा होता है भारत का। तो अभी जो लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है, इससे जैसे इंपोर्ट्स वहाँ से कम हुए हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स लगभग हमारे नॉर्मल ही रहे हैं, क्योंकि देखिए बाइकआउट चाइना चल रहा है, लोगों के अंदर सेंटीमेंट है कि जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उसको हम नहीं खरीदेंगे। तो इससे जो चाइना से भारत का व्यापार घाटा है वो काफ़ी कम हुआ है, अभी $48 बिलियन पर आके रुक गया है। पिछले वर्ष से $65 बिलियन, मतलब कि पिछले वर्ष 65 लगभग ऐसे था।
तो काफ़ी अच्छी बात है, हम धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होंगे, अपने प्रोडक्ट्स अपने लिए बनाएंगे। मास्क ई टिकट्स मस्ट एट मॉन्यूमेंट्स। तो जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं यानी हमारी धरोहरें, प्राकृतिक धरोहरें या फिर हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, उनको टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, जो घरेलू टूरिस्ट उनके लिए खोल दिया गया है। अब खोल दिया जाएगा जुलाई 6 से, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे मास्क लगाने होंगे और टिकट्स काउंटर से नहीं बल्कि ऑनलाइन लेने होंगे, और कोई भी ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज नहीं किया करेगा। इन सब सावधानियों के साथ जो भी आपके हमारी धरोहरें हैं, राष्ट्रीय धरोहरें, उनको जो है खोल दिया जाएगा टूरिस्ट के लिए। अब ये लोकल न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्राइवेट लेबोरेटरीज कैन नॉट स्टॉप कंडक्टिंग कोविड-19 ऑन साइट टेस्ट। तो जो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो प्राइवेट लेबोरेटरी जाके घर घर टेस्ट करती हैं, उनको ये काम बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनको आदेश दिया है, क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। अगर उनको कोई समस्या है तो दिल्ली गवर्नमेंट से जाके अपनी समस्या के निदान के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबोरेटरीज को घर घर जाके जो टेस्ट कर रहे थे उसको जो बंद नहीं करना चाहिए। अब हम देखें अपनी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये, FDI विल बी रेगुलेटेड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जो विदेश मंत्रालय है उसने जो आपका देखिए 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के 2 दिन बाद जो है भारत ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि जो FDI है, भारत देखिए वन ऑफ द बेस्ट FDI फेवरेबल कंट्रीज़ है, यानी हम FDI का स्वागत करते हैं। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो विदेशी निवेशक हमारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस सेक्टर में या फिर किसी सेक्टर में, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़े आकर्षक केंद्रों में से एक है, और हम ओपन सेक्टर अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें हम रेगुलेट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा कहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्यों इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में रेगुलेट करेगा? क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो यूजर्स होते हैं, बहुत सारा डाटा उनका कलेक्ट हो जाता है जो एप्लीकेशंस पे होते हैं। जैसे टिकटॉक का एग्जांपल लेंगे तो टिकटॉक पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं हमारे। तो अगर इतने यूज़र हैं, सबका डाटा उसमें फीड है, तो उस डाटा को यूज़ करके अगर वो किसी दूसरे कंट्री को दे देते हैं या जिस कंट्री के एप्लीकेशन को दे देते हैं, तो वो कंट्री मिसयूज़ कर सकता है, हमारे ऊपर साइबर अटैक कर सकता है। तो इसलिए हम FDI रोकने चाहते हैं, लेकिन रेगुलेट करेंगे, खास करके इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो उसी का देखिए प्रतिक्रिया थी जो 59 चाइनीज एप्लीकेशंस बैन किए गए हैं, ताकि साइबर अटैक्स ना हो, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका डाटा दूसरे देश के प्रशासनिक तंत्र के हाथ में न जाए। इन सब चीज़ों को देखने के लिए अब हम जो FDI है इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इसको रेगुलेट करेंगे। अगली न्यूज़, बैनिंग ऑफ चाइनीज ऐप्स इज अ डिजिटल स्ट्राइक। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बताया है कि जब मोदी जी ने कहा था कि हमारे 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, तो उसमें बहुत कुछ राज छिपा हुआ था। और उसी के देखते हुए जो प्रतिक्रिया उठा रहे हैं मोदी सरकार, कदम उठा रही है, तो ये एक डिजिटल स्ट्राइक के रूप में है। जैसे हमने देखिए मिलिट्री स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, अब ये चाइना के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक इसको बता रहे हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, नो फाइनल डिसीजन ऑन इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन कोलंबो टर्मिनल राजपक्षा। तो जो महिंदा राजपक्षा है वहाँ के श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बता रहे हैं देखिए क्या हुआ था। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी आपकी वहाँ श्रीलंका में, जो इससे मैत्रीपाल सिरिसेना जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो कोलंबो पोर्ट जगह है, वहाँ पर ईस्टर कंटेनर टर्मिनल वहाँ पे पोर्ट पे एक टर्मिनल डेवलप करने के लिए इंडिया और जापान से समझौता पैक्ट साइन किया था कि इंडिया जापान मिलकर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ECT का डेवलपमेंट करेंगे कोलंबो में। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे लोकल लोगों ने विरोध किया, लोकल लोगों ने, कि विदेशी फर्म्स को हम नहीं अलाउ करेंगे यहाँ पर, लोकल के लिए, जैसे अपना स्वदेशी के लिए आंदोलन किया वहाँ पर। अभी जो महिंदा राजपक्षा हैं, ये थोड़ा सा इनका जो अप्रोच देखा गया है, यूजुअली ये प्रो इंडिया नहीं माने जाते हैं, ये प्रो चाइना ज़्यादा माने जाते हैं। इंडिया के थोड़ा सा इनका जो अभी तक, ये इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनका जो अप्रोच है वो प्रो इंडिया नहीं माना जाता है। तो अभी इन्होंने जो है कोलंबो टर्मिनल पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया को दिया जाए कि ना दिया जाए, इस पर वो कोई चीज़ नहीं बोल रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन बोल रहे हैं नहीं लिया गया है, ये चीज़ बताया जा रहे हैं।
अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एफर्ट्स ऑन टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो अभी देखिए इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी बैन कर दी गई, केवल वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। तो जो आपके एएआई चीफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अरविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को हम अलाउ करने के लिए प्रयास जारी रख रहे हैं। तो जैसे न्यूज़ भी आई थी कैसे कि जो है आपका ट्रैवल बबल बनाएंगे। ट्रैवल बबल क्या है कि जैसे दो कंट्री, इंडिया है, अगर इंडिया को किस कंट्री से जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट करना है, वहाँ पे वो कोविड-19 की सिचुएशन देखेंगे। अगर संक्रमण की संभावना कम है या फिर वहाँ पे स्थितियाँ काबू में हैं, तो उन देशों के बीच में बायलैटरल पैक्ट होगा और केवल उन देशों के बीच में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलेंगी। इसे ट्रैवल बबल बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ट्रैवल बबल बोलते हैं। तो इस आधार पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को खोला जाएगा। अगली न्यूज़ है ओवर 16 लैक्स अफेक्टेड इन असम फ्लड। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई है जिससे 16 लाख लोग प्रभावित है। 25 से ज़्यादा जिले बाढ़ प्रभावित है और वहाँ पे काफ़ी जो है वन्य जीव जंतु भी हैं, वो भी बहुत गंभीर रूप से प्रभावित है। वहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं, गैंडे को भी काफ़ी समस्या की बात है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक गंभीर काफ़ी बड़ा और प्रसिद्ध वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित है। तो ये चीज़ हमने देखा इसमें। अगली न्यूज़ है बिड टू टर्न शिवालिक फॉरेस्ट इनटू टाइगर रिजर्व। तो जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र क्या है, जो हिमालय है, हिमालय आपका मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया ऊंचाई के आधार पर। तो जो सबसे निचला और सबसे भारत की तरफ वाला क्षेत्र है उसको शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। तो जो ये आपका शिवालिक क्षेत्र आपका कई राज्य से छटे हुए हैं, जैसे आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सारे राज्य से सटे हुए हैं। तो उत्तराखंड के जो सहारनपुर क्षेत्र के कमिश्नर हैं, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को प्रपोजल एक्सटेंड किया है कि जो सहारनपुर सर्किल में शिवालिक फॉरेस्ट है उसको क्या कर दिया जाए, उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा लॉन्च हुआ था 1973 में, उसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया जाए, यानी टाइगरों के लिए विशेष व्यवस्था के लिए विशेष स्थान को घोषित कर दिया जाए। तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन से? अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत और दुधवा है। 3 टाइगर रिजर्व हैं, अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत और दुधवा है लखीमपुर खीरी में। तो अगर इसको भी घोषित कर दिया जाएगा टाइगर रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश में 4 हो जाएंगे। तो देखिए क्या समस्याएं हैं टाइगर्स की। ये टाइगर की संख्या, अभी टाइगर सेंसस भी हुई थी तो हमने देखा था कि बढ़ रही है टाइगर की संख्या, लेकिन जो जंगल है, जंगलों को काटे जा रहे हैं, एरिया उनका कम हो रहा है, लेकिन टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में चाहिए कि टाइगर्स के लिए स्पेशल हमको जो है वंस को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये वन स्पेशली टाइगर के लिए रिजर्व है, जिसको हम टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो अभी इससे ये कदम काफ़ी लाभदायक होगा, अन्यथा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। टाइगर्स ह्यूमन हैबिटेशन में आएंगे और उनको मारेंगे, ह्यूमंस को वो शिकार करेंगे, उसके बदले में ह्यूमंस मिलकर टाइगर्स को मारेंगे। तो इससे जो हमारी जैव विविधता है वो काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित होगी। तो ये चीज़ इसमें हमने देखा। अगली जो गिव कस्टोडियल डेथ्स डिटेल NHRC टू जम्मू एंड कश्मीर। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन से कहा है कि जो भी पुलिस कस्टडी या फिर पूरी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कस्टडी में जो डेथ्स होती हैं उसकी डिटेल हमें पारदर्शी रूप से प्रोवाइड कराई जाए। NHRC क्या होता है? NHRC आपका एक कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मानवाधिकार संबंधी मामलों का देखरेख करता है। कहीं भी देश में मानवाधिकार संबंधी उल्लंघन तो नहीं हो रहे हैं, सभी के मानवाधिकार सुरक्षित है कि नहीं, ये NHRC का काम है। अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय खबर को। अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारी कुछ इस प्रकार है। चाइना अपोजेस यूके सिटीजनशिप ऑफर। तो चाइना ने जो नया सिक्योरिटी लॉ जारी किया है हांगकांग के लिए, अब इससे क्या हुआ है, हांगकांग जो पहले डेमोक्रेटिक सेटअप था, 1997 के पहले ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो ब्रिटेन जो है ने इसको 1997 में चाइना को हैंडओवर कर दिया और बोला कि भाई 50 साल तक आप यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को जारी रखेंगे, अपना प्रशासन यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं लागू करेंगे, इनको आंशिक छूट दिए रहेंगे आप। लेकिन अभी जो चाइना का सिक्योरिटी लॉ है ये कहता है कि चाइनीज़ मिलिट्री या चाइनीज़ पुलिस जाके वहाँ पर काम कर सकेगी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ स्थापित की जा सकेंगी। तो इससे क्या हुआ, इससे तो सीधी सी बात है भाई कि अगर वो चाइना के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं या कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है चाइना को लगता है उचित नहीं है, तो प्रोटेस्ट को वो दबा देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और जो चाइना में आम बात है वहाँ पर विरोध करने की भी अधिकार नहीं है वहाँ पर। तो अभी क्या है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है एक तरह से हांगकांग में। तो जो उसका पुराना गार्जियन था, ब्रिटेन ने कहा कि भाई अगर आप सिक्योरिटी लॉ लाओगे, तो ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया कि हम जो हांगकांग के रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं, उनको विशेष सिटीजनशिप ऑफर देंगे। अगर वो चाहें तो हांगकांग को छोड़ के ब्रिटेन की नागरिकता ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, चाइना के अगेंस्ट सेंटीमेंट जाएगा हांगकांग में और पूरे विश्व भर में, जिससे चाइना की इमेज धूमिल होगी और हांगकांग के लोगों में एक असंतोष उत्पन्न होगा चाइना
चाइना के खिलाफ और ब्रिटेन की तरफ लोग झुकेंगे, तो ये इससे चाइना पर काफ़ी दबाव बनेगा। तो अभी चाइना ने इस मूव जो ब्रिटेन ने डिक्लेरेशन की घोषणा की है कि हम हांगकांग के लोगों को विशेष नागरिकता यानी आसान तरीके से नागरिकता प्रदान करने का माध्यम प्रदान करेंगे, तो इसका काफ़ी चाइना ने अपोज किया है। ये चीज़ देखा। अगली न्यूज़ है ओवर 350 एलिफेंट्स फाउंड डेड इन बोत्सवाना। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है बोत्सवाना। तो वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 1,30,000। अभी वहाँ पर क्या देखा गया है कि पिछले 1-1.5 महीने में ही 350 से ज़्यादा एलिफेंट्स की मृत्यु हो गई है। तो ये सोचा जा रहा है भाई आखिर कारण क्या है इस मृत्यु का। तो हाथियों में होने वाली कॉमन एक डिजीज़ होती है एंथ्रैक्स। तो ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन देखा गया है एंथ्रैक्स बैक्टीरिया या एंथ्रैक्स डिजीज़ का कोई संभावना नहीं है। और इतना 300-350 संख्या में लोग इसकी मतलब जानवरों की हत्या भी कोई नहीं किया, क्योंकि अगर कोई हत्या करेगा तो उनके दांत तो जो है हाथी के दांत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उनको ज़रूर काट ले जाएगा, लेकिन उन सभी हाथियों के दांत जो है काटे नहीं गए थे। इसलिए ये चीज़ माना जा रहा है कि इनका पोचर्स के द्वारा अटैक भी नहीं किया गया है। तो अभी किस लिए इनकी मृत्यु हुई है इस चीज़ की जांच चल रही है। तो ये चीज़ हमने देखा बोत्सवाना के बारे में, और सबसे ज़्यादा हाथियों की जनसंख्या कहाँ है ये चीज़ हमने जाना। अगली न्यूज विथ रेफरेंडम विन व्लादिमीर पुतिन टाइटन्स ग्रिप ऑन पावर। तो रूस के संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसमें एक प्रावधान ये भी था कि जो वहाँ पर सामान्य रूप से क्या है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है, यानी कि 6-6 वर्ष का एक कार्यकाल होता है, 12 वर्ष से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। अब जो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो इन्होंने संविधान में एक संशोधन करवाया था, जिसके बाद लोगों की संस्तुति चाहिए होती है रेफरेंडम के माध्यम से। तो संशोधन ये था कि 2 कार्यकाल संशोधन से राष्ट्रपति का चुनाव और लड़ सकता है, जो व्लादिमीर पुतिन ने अपने लिए किया है। तो इस वर्ष 2024 में ही इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो अगर ये पास हो गया और इसको लोगों ने वेरीफाई कर दिया हो तो इससे क्या होगा, इनको 2 कार्यकाल और मिल जाएगा। तो अभी न्यूज़ ये है कि 78% वोटर्स ने इस जो है संविधान संशोधन को सपोर्ट किया है, यानी कि अब जो व्लादिमीर पुतिन है ये चाहें तो 2034 तक जो है चुनाव लड़ सकते हैं, 2036 तक जो है चुनाव लड़ सकते हैं और प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं रशिया के। इससे क्या होगा, इनको जो है और कार्य करने का अवसर मिलेगा। ये थी न्यूज़ इससे संबंधित। अब हम देखेंगे अगली न्यूज़, लैक ऑफ डाटा इम्पेडिंग रिवाइवल ऑफ MSMEs। जो कंजोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन है, यानी कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का समूह है वो CII से बोलते हैं, उन्होंने सेंटर से निवेदन किया है कि जैसे आपने मेडिकल सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वैसे ही आप जो है MSME सेक्टर के लिए उद्योग सेतु का एप्लीकेशन एक लॉन्च करिए। क्यों लॉन्च करिए कि बता इसलिए रहे हैं कि सेंट्रल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तो जारी कर दी है, लेकिन अभी तक केवल 90,000 करोड़ रुपए ही लोन के रूप में सैंक्शन किए गए हैं और उसमें से भी 40,000 करोड़ ही केवल बांटे गए हैं, जबकि 45 दिन बीत चुके हैं इस स्कीम के। तो यानी कि इसका समझ लीजिए कि अब अभी तक 30-35% फंड ही यूज हो चुका है। तो चुनौतियां कहाँ आती हैं, तो ये बताते हैं कि भाई MSMEs कितनी हैं, कौन सी हैं, कहाँ पर स्थित हैं, कितना उनमें लेबर्स काम कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितने का टर्नओवर है। ये सब आंकड़ों की अनुपस्थिति की वजह से हम MSMEs को हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जाए जिसमें MSMEs का नाम रहे, उसमें कहाँ पर लोकेशन है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और टर्नओवर कितने का है, तो ये सब चीज़ रहेगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनको जो है मैनेज करने में। तो उद्योग सेतु एप्लीकेशन बनाने से ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, ये बात बताई गई है। सॉरी। तो ये थी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खादी फुटवेयर कुड कम्फर्ट इट्स मेकर्स एंड यूजर्स। तो जैसे वोकल फॉर लोकल की जो है अपील की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि अपने स्वदेशी सामानों का जो है ज़्यादा प्रयोग बढ़ाएं, स्वदेशी सामान खरीदें। तो जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC है, उसने जो आगरा के शू मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी आगरा में जो है जूते का चमड़ा उद्योग काफ़ी है, वहाँ पे जूतों का उद्योग भी काफ़ी है जो है शू मैन्युफैक्चरर्स, तो उनसे निवेदन किया है कि भाई आप चमड़े की बजाय खादी उसका यूज़ करो और हमारे प्रोडक्ट्स को आप जो है डिमांड में बढ़ाओ। तो देखिए जो चमड़ा है इसका एक ड्रॉबैक और है कि ये जीवों को मार के या जीवों के खाल से बनता है, जो कि एथिकली इनकरेक्ट माना जाता है, यानी कि नैतिक रूप से भी एक जो है देखा जाए तो मानवीय गुण के अगेंस्ट में है। तो अभी इससे एक अवसर भी है कि जो खादी उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाए। और बताया भी गया है कि जैसे सामान्य रूप से कैनवास शूज़ यानी जो कपड़े के बने हुए शूज़ हैं उनमें काफ़ी डिमांड भी बढ़ी है। अभी देखिए, आप देख रहे होंगे वियतनाम जैसे कंट्री है कैनवास शूज़ के लिए बहुत ही एक्सपर्ट हो गया है।
तो अगर हम खादी जो है मटेरियल्स का यूज़ करते हैं शू बनाने में या स्लीपर्स बनाने में, सैंडल्स बनाने में, और उसमें जो हमारी लोकल पेंटिंग्स है जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स है, इन सब का अगर प्रिंट देते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इससे काफ़ी हमारी खादी को जो है डिमांड बढ़ सकती है। ये थी हमने आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रक्षा खरीद परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक किस देश के साथ है? फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम। विश्व में हाथियों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? भारत, चीन, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आपकी न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।